धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले मालेगांव आतंकवादी हमले का वो 15वां गवाह अदालत में अपने बयान से मुकर गया। फिर उसके बाद अदालत के बाहर खड़े होकर मीडिया में बयानबाजी जारी करवाई गई, जिसमें दावा करवाया गया कि उस समय की एटीएस ने उसे प्रताड़ित किया था, उस पर दबाव बनाया था कि वो आदित्यनाथ योगी का नाम ले, वो इंद्रेश कुमार का नाम ले, वो स्वामी असीमानंद समेत आरएसएस के कई और नेताओं के नाम ले। ये खबर जैसे ही ब्रेक हुई वैसे ही महाराष्ट्र नहीं पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रैली से इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दे दिया। इसके अलावा दिल्ली में बैठकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राहुल गांधी कैसे हिंदू विरोधी हैं। तो ये दोनों जो बयान सामने आया आदित्यनाथ योगी के और संबित पात्रा के, और उसके बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने किस तरीके का अपना नंगा नाच इस पूरी खबर को लेकर दिखाया है, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। उन सवालों के जवाब सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें से सबसे अहम सवाल यह है कि कांग्रेस ने इनको फंसाने की कोशिश की है। लेकिन हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक सवाल उठाने जा रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस ने इनको फंसाने की कोशिश की है या ये खुद फंसे हुए थे, और अगर ईमानदारी से कांग्रेस या विपक्ष की जो सरकारें सत्ता में रही हैं वो काम कर देती थी तो आज ये मुख्यमंत्री ना होते, आज शायद ये होम मिनिस्टर ना होते और आज शायद ये प्रधानमंत्री ना होते। क्या है वो वजह जिनके आधार पे सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गवाह के मुकरने को लेकर। मालेगांव का 15वां गवाह भी आखिर कल मंगलवार को हुई सुनवाई में अपने बयान से मुकर गया। उस गवाह के मुकरने के बाद अदालत के बाहर खड़े होकर दावा किया गया ऑन कैमरा कि उस समय एटीएस ने उसको 7-7 दिनों तक थाने में रखा, मारा पीटा, उस पर दबाव बनाया कि आदित्यनाथ योगी का नाम ले, इंद्रेश कुमार का नाम ले, स्वामी असीमानंद का नाम ले। कैसे जानकारी दी जा रही है सुन लीजिए इन महोदय की जबानी। सब कुछ नहीं कर पाया हूँ गांव पर, और गांव पर बिना मेडिकल के 48 घंटे किसी को छोड़ देगा, उसको 48 घंटे। अरे हमारे पिछवाड़े में लाठी डाल डाल के मारे हैं, बताने लायक नहीं है सब। ये सब ऐसा सब सारा बताइए ना, जो कुछ भी किए हैं सब बताइए। भैया ये है मेरा भाई, देखिए हथकड़ी में पकड़ के लाए हैं, इसके पिछवाड़े में लाठी डाल के दरोगा मारा है। अब सोचिए उसकी दवाई क्या करेंगे हम लोग कचहरी के अंदर। मेडिकल में सिटी स्कैन करने के लिए दरोगा के यहीं पटक के मारे जब पहली जनवरी सिटी स्कैन के लिए वो सिटी स्कैन नहीं होने दिया, अपना मेडिकल नहीं होने दिए, अब हमको दवा नहीं कराने दिए ये लोग। अब मारते रहे पूरी रात हमको। आराम से क्या मारे हैं तो वो आराम से कहाँ से रहेंगे? अरे गोड़े में मारे, हम देखा था गोड़ भुइयां नहीं रखा था यार। कहाँ डंडा किए हैं? हमारे गुप्तांग में डंडा करके मारे पैर में देखा तो पैर में कितना सूजन बा। बोलने दो, बताओ ये बात क्या है? हाँ बताना मजिस्ट्रेट से, हमारे पिछवाड़े में डंडा डाल के मारे इनको बताना। मजिस्ट्रेट से बताना। कम से कम 2.5 पौवा से ऊपर ब्लड गया है सर में, उसके बावजूद भी ये लोग मेडिकल नहीं करने दिए और हमारा दवा नहीं होने दिए। सुन लिया आपने। अब जैसे ही यह खबर ब्रेक हुई उसके बाद पूरे मीडिया में एक हंगामा मच गया। कल से मीडिया अपना नंगा नाच दिखा रहा था और आज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने इस मुद्दे को उठाया। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा, उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो।
अब जब आदित्यनाथ योगी ने खुद इस पूरे मामले को उठा लिया तो भाजपा कहां पीछे रहने वाली थी। संबित पात्रा भी आ गए, धुआंधार प्रवक्ता माने जाते हैं। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। उनकी जबानी भी सुन सकते हैं। कल न्यूज के माध्यम से उस षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी। ये षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। दैट द कॉन्स्पिरेसी इज स्टिल अनफोल्डिंग स्पीक्स अबाउट द ह्यूमोंगस नेचर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आरंभ से ही किस प्रकार हिंदुओं को अपमानित कर सके। वरना आप याद करिए 2009-10 में राहुल गांधी ने अमेरिका के दूत से बात करते हुए, एम्बेसडर ऑफ अमेरिका से बात करते हुए, विकीलीक्स में विषय सामने आया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू आतंकवाद है वो ज्यादा भयावह है, उससे डरने की आवश्यकता है संसार को। आप याद करिए, ये जो सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंक, यह शब्द भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने गढ़ा है। 26/11 आरएसएस की साजिश, यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंगित करते हुए और भगवा की तरफ इंगित करते हुए, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है। स्वाभाविक रूप से ये आजकल जो हिंदू और हिंदुत्व पे रोज राहुल गांधी बोलते हैं, ये जो एक वेज ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलगाववाद की राजनीति लाने की हिंदुओं के बीच प्रयास कर रहे राहुल गांधी, ये अनायास ही नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करना, यही ध्येय कांग्रेस पार्टी का है। सुन लिया आपने, तो कैसे इस पूरे मुद्दे को हवा दी गई है अभी तक ये आपके सामने रखा है हमने। लेकिन अब उस चीज की तरफ चलते हैं जहां खड़े हो रहे हैं कई सारे सवाल। लेकिन वहां सबसे पहला सवाल यह है कि क्या है मालेगांव आतंकवादी हमला, उसे जान लीजिए। देखिए 2008 की बात है, जुमे का दिन था। मालेगांव की एक मस्जिद के बाहर बाइक में ब्लास्ट किया गया, जिसमें 6 लोग मौके पर मारे गए और उसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच एटीएस को, महाराष्ट्र एटीएस को, यानी कि जो हेमंत करकरे थे उस वक्त चीफ, जिन्हें बाद में जो होटल पे ताज होटल पे आतंकवादी हमला हुआ था उसमें मार गिराया गया आतंकवादियों के जरिए। हालांकि उनकी मौत को लेकर आज भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन हमें उस पर जाना नहीं है। उनको जांच दे दी गई, उन्होंने जांच की और जांच करने के बाद पाया कि इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो वर्तमान समय में भाजपा की सांसद है भोपाल से, वो आरोपी है। कर्नल पुरोहित वो इसमें आरोपी है और इसके अलावा कई सारे और लोग आरोपी हैं। उन सबको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। उनमें से कुछ लोग अभी जमानत पर रिहा चल रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी जेल के अंदर हैं। मुंबई स्थित एनआईए की विशेष अदालत में यह मुकदमा चल रहा है, क्योंकि बाद में इस मुकदमे की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। अब इस मामले में 15वां गवाह मुकर चुके हैं। कुल मिला के 220 गवाह हैं। कोई दावा कर रहा है कि 218 गवाह हैं, कोई दावा कर रहा है कि 208 गवाह हैं, लेकिन कुल मिलाकर 200 से ज्यादा गवाह हैं। लेकिन अभी तक 15 गवाह इस मामले में मुकर चुके हैं। 15 ही गवाहों की गवाही हुई है और वो ही मुकर चुके हैं, तो बाकी का क्या होगा? इस पूरे मामले को लेकर 1 दिसंबर को यह खबर अखबार में छपी, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें पीड़ितों के वकील, मतलब जो लोग मारे गए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनके वकील शाहिद नदीम उनका नाम है, उन्होंने एनआईए की इसी स्पेशल कोर्ट के जज के सामने, जिनका नाम है पीआर सित्रे, एक एप्लीकेशन फाइल की और एप्लीकेशन फाइल करते हुए कहा कि साहब उस वक्त इस मामले की जांच एटीएस ने की थी। आज एनआईए इस मामले की पैरवी अदालत में कर रही है। वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, या उसके अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, या गवाहों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले में एटीएस की मदद लेनी चाहिए। इस एप्लीकेशन को जज महोदय ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या यह संयोग है कि 1 दिसंबर को जज महोदय उस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेते हैं जिसमें एटीएस को इस मामले में इन्वॉल्व करने की मांग की जाती है?
और उसके 20-25 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को एक खबर सामने आ जाती है कि 15वां गवाह मुकर गया और उसने एटीएस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। कुछ कहानी समझ में आई, नहीं आई तो कुछ और सवाल हैं, वो खबर के अगले हिस्से में आपके सामने रख देता हूं। देखिए, कुछ सवाल बहुत ही गंभीर खड़े हो रहे हैं। जैसे पहला सवाल है टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग क्या है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति हो चुकी है। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर बनी हुई हैं उसमें भाजपा को जीतना मुश्किल लग रहा है। हालांकि बहुपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार रात दिन ओपिनियन पोल दिखाकर यह बताने जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी भाजपा का दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम है। लेकिन जिस तेजी से, जिस ताकत से, जिस शिद्दत से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को झोंक दिया है, अमित शाह ने अपने आप को झोंक दिया है, जेपी नड्डा ने अपने आप को झोंक दिया है, 100 सांसदों को झोंक दिया है, उत्तर प्रदेश को इतने सारे हिस्सों में बांट दिया है, पूरे मीडिया को इस काम पे लगा दिया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। यह साफ दिख रहा है। तो टाइमिंग, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आदित्यनाथ योगी का नाम लिया जाना, गवाह के जरिए के साथ मुझ पे दबाव बना रहे थे, मुझे कह रहे थे कि आदित्यनाथ योगी का नाम ले, तो कोई ये संयोग नहीं हो सकता, ये बाकायदा प्रयोग है। वरना इससे पहले 14 गवाह मुकरे हैं, उनमें से किसी गवाह ने ये बात क्यों नहीं की, ये भी गौर करने वाली चीज है। इसके अलावा दूसरा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि 2014 से देश में नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना लेके सल्तनत चला रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, और 2014 के नवंबर से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान आपने देखा होगा कि जमानत मिल गई किसको? प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, और वो भाजपा की सांसद बन गई भोपाल से। यानी कि जो है रियायत दी जाने लगी थी। स्टेट में बीजेपी थी और सेंटर में भी बीजेपी थी। उस वक्त ये गवाह क्यों नहीं बोला था? ये गवाह आज उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले ही क्यों बोला है? क्या ये सवाल उठाना गलत है? अब ये खबर आपके सामने में रख रहा हूं, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये खबर है 2019 की, अप्रैल के महीने की है, जब चुनाव चल रहे थे देश में, उस वक्त की ये खबर है। और चुनाव लड़ रही थी ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तो एनआईए अदालत में पहुंची और एनआईए अदालत में जाके कहती है कि साहब ये बेकसूर हैं साहब, इनका कोई दोष नहीं है, हमने जांच कर ली, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इनको बरी कर दिया जाए। लेकिन जज महोदय फटकार लगा देते हैं एनआईए को और कहते हैं कि जो भी होगा मेरिट पे होगा। तो भैया मेरिट पे तो तब होगा ना जब गवाह रुक पाएंगे, जब आप सबूत पेश कर पाएंगे। जब आप गवाह और सबूत पेश ही नहीं करेंगे तो बाबरी मस्जिद की तरह जज महोदय को ये कहने पे विवश होना पड़ेगा कि हमें नहीं पता भैया बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ दिया। हम इससे इनकार नहीं करेंगे, बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई है, लेकिन बाबरी मस्जिद को किसने तोड़ दिया इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अब उस अहम सवाल की तरफ जो मैंने आपके सामने शुरू में रखा था कि क्या वाकई में कांग्रेस फंसाने की हिम्मत रखती है या जो लोग फंसे हुए हैं उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है। तो कुछ चीजें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं देश की आजादी के बाद से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, फिर भी आज नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद कहा जा रहा है। ये कमी किसकी है? ये कमी कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस चाहती, जो कहती रही कि हम गांधी के विचारों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो कभी नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से रोक रही थी? और अगर रोकती तो क्या ये लोग आज सत्ता पे काबिज हो पाते? क्या आज देश के अंदर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद हो पाता? अब इसके अलावा चेहरा देखिए, ये है नरेंद्र मोदी का। इन पर गुजरात दंगों के दुनिया भर के आरोप लगे, जांचें शुरू हुई, लेकिन क्या किसी जांच में दोषी करार दिए गए? इनको पाला गया, पोसा गया, और तमाम आरोपों के बाद आज ये यहाँ प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। अब ये चेहरा देखिए अमित शाह का, इनको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। किसने किया तड़ी पार? सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, और बावजूद उसके इन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ या कांग्रेस कर नहीं पाई, और ये आज देश के एचएम यानी कि होम मिनिस्टर बने बैठे हैं। अब ये चेहरा देखिए आदित्यनाथ योगी का, जिनका नाम अभी मालेगांव के गवाह ने लिया है। इन पर मर्डर का मुकदमा था, आज भी वो मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वो मुकदमा पेंडिंग पड़ा हुआ है, दोबारा उसकी जांच नहीं की जा रही है। इन्होंने एक पुलिस वाले का मर्डर कर दिया था, ये मुकदमा था इनके ऊपर। अगर 5 साल तक सत्ता में रही मायावती, 2007 से लेकर 2012 तक, चाहती तो इस मुकदमे में कभी भी इनको बाहर नहीं निकलने देती। अगर 2012 से 2017 के बीच सत्ता में रहे अखिलेश यादव चाहते कार्रवाई करना, तो उनको फर्जी मुकदमे में तो फंसाने की जरूरत ही नहीं थी। इसी मुकदमे में अच्छे से इनका इलाज हो सकता था, या इन पर अगर वो आरोप सही था तो इनको जेल में डलवाया जा सकता था। लेकिन सत्ता में बैठते ही जैसे अमित शाह बरी हो गए तमाम आरोपों से, 2014 में जज लोया की मौत हुई, वो वाला मामला आप जानते ही हैं, उसी में वो बरी हुए हैं।
और उसके अलावा जो है आदित्यनाथ योगी ने खुद ही अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए धीरे धीरे इस तमाम मुकदमों में वो भी बरी होते चले गए। ये कहानी, ये सबूत इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस ने कभी ठोस कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, फर्जी मुकदमे उसने तैयार किए होंगे, लेकिन वो तो असली मुकदमों में भी कुछ नहीं कर पाई। अगर उसने असली मुकदमों में ही कुछ कर दिया होता, फर्जी को छोड़ भी देती, तो भी आज गोडसे की विचारधारा यहां तक नहीं पहुंच पाती। देश में गांधी की विचारधारा ही आगे बढ़ती रहती। साफ है, कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने इन लोगों को पाला है। लेकिन आज इस तरीके से गवाह का बयान सामने आने के बाद जो मुद्दा बनाया जा रहा है, उससे जरूर भाजपा को चुनाव में फायदा हो सकता है, ऐसा उसे लगता है। तो वो इस काम पे लगी हुई है, मीडिया को भी लगाया गया है। कुछ सवाल उठ रहे थे, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।